नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और आप सभी का स्वागत है। देखिए आजकल IC-814 काफी सुर्खियों में। And I'm reading it as per quote from Monica Shergill, Vice President Content, Netflix India. Please pay attention. For the benefit of audiences unfamiliar with the 1999 hijacking of Indian Airlines Flight 814, the opening disclaimer has been updated to include the real and code names of the hijackers. The code names in the series reflect those used during the actual event. India has a rich culture of storytelling, and we are committed to showcasing these stories and their authentic representation. IC-814 यानी कि कांधार हाईजैक, तारीख 24 महीना दिसंबर साल 1999 और जगह नेपाल की राजधानी काठमांडू का त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां से उड़ान भरती है इंडियन एयरलाइंस की IC-814 दिल्ली के लिए, जिसमें 176 यात्री सवार थे, जिनमें से 15 क्रू मेंबर थे। उनमें से कुछ विदेशी यात्री भी थे। उन सभी यात्रियों में एक ऐसा शख्स भी बैठा हुआ था जिसका नाम था शशि भूषण तोमर, और जो रॉ का एजेंट था उस समय में भारत के कॉन्सुलेट में वो अपॉइंटेड थे। वो भी उस फ्लाइट में सवार था। शशि भूषण तोमर, जो कि उस समय के गृह सचिव NK सिंह के बहनोई थे। NK सिंह की बहन की शादी शशि भूषण तोमर के साथ हुई। उस समय के रॉ प्रमुख थे AS दुल्लत, जिनके समय में ये प्लेन हाईजैक हुआ था और उस समय सरकार थी वाजपेयी की, जब ये फ्लाइट जो है, ये क्राफ्ट जो है हाईजैक हुआ था। ये पूरी घटना जो है आजकल IC-814 का कांधार हाईजैक ये सुर्खियों में है। सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि इस पूरी वेब सीरीज में अनुभव सिन्हा जिन्होंने इसको बनाया है, वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आतंकवादी मासूम होते हैं, अच्छे दिल के होते हैं। वो जिसको हाईजैक करते हैं, जिसको अगवा करते हैं, जिनका अपहरण करते हैं, उनके साथ अच्छे बर्ताव करते हैं, अच्छे रिश्ते निभाते हैं, गले मिलकर माफी भी मांग लेते हैं। इस प्लेन को जो हाईजैक करे थे, उन आतंकियों के नाम थे इब्राहिम अतहर, शाहिद अख्तर, सईद, सनी, अहमद काजी, मिस्त्री, जहूर इब्राहिम और शाकिर। लेकिन इनके कोड नेम की अगर बात करें तो इनके कोड नेम कुछ और थे। इनके कोड नेम थे चीफ, डॉक्टर, बर्गर, भोला और शंकर। इनमें से दो, भोला और शंकर, हिंदू नाम रखा गया था ताकि लोगों को गुमराह किया जा सके। ये फ्लाइट उड़ी तो थी त्रिभुवन इंटरनेशनल से, एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए, लेकिन ये जब थोड़ी दूर उड़ी और अमृतसर की तरफ रवाना हुई तो तब तक यात्रियों को समझ में आ गया था, क्रू मेंबर्स को समझ में आ गया था कि फ्लाइट अगवा कर ली गई है, अपहरण हो चुका है, इसका ये हाईजैक हो चुका है। हाईजैक की जो पूरी मकसद थी, जो इसका मेन मकसद था, वो ये था कि भारत के जेल में 3 बड़े खूंखार आतंकवादी मसूद अजहर, अहमद उमर सईद शेख और मुश्ताक अहमद जरगर, ये तीनों कैद थे। ये तीनों जो है वो इंटरनेशनल लिस्ट में भी आतंकवादी के नाम पे इनकी लिस्टिंग हो चुकी थी। बड़ी मुश्किल से भारत में कई घटनाओं को अंजाम दे चुके थे और बड़ी मुश्किल से इनको गिरफ्तार किया गया था, भारत की जेल में रखा गया था। गिरफ्तार करने के पीछे भारत के NSA हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का हाथ था। उसी अजीत डोभाल के हाथों इनको छुड़वाया भी गया था। अजीत डोभाल की अगर बात करें तो पाकिस्तान में कई साल तक ये रॉ के एजेंट के रूप में रहे हैं, इसलिए उसकी बारीकियों को समझते थे। वो उनके जो खुफिया एजेंट के रूप में जो उन्होंने वहां काम किया था और अपने जो नेटवर्किंग वहां पे की थी, उसकी वजह से ये गिरफ्तारी मुमकिन हो पाई थी। लेकिन वो गिरफ्तार किए गए आतंकी से बहुत कुछ उगलवाया जा सकता था, पाकिस्तान को बेनकाब किया जा सकता था, लेकिन इससे पहले ही इन आतंकियों को छुड़वाने की पूरी जो रणनीति है वो बना ली गई थी। और इस रणनीति में पूर्ण रूप से वो जो आतंकी थे जिन्होंने इस प्लेन को हाईजैक किया था वो कामयाब रहे थे। प्लेन उड़ा था
दिल्ली के लिए, लेकिन अमृतसर पे फ्यूल खत्म हो गया था, फ्यूलिंग के लिए इसको अमृतसर पे उतारना था, लेकिन भारत सरकार ने इसकी इजाजत नहीं दी। प्लेन उड़ता हुआ लाहौर गया, पायलट को बंदूक की नोक पे बोला गया कि लाहौर चलो। लाहौर में क्योंकि पाकिस्तान एक्सपोज हो जाता, इसलिए पाकिस्तान ने इसकी इजाजत नहीं दी। फिर बाद में ये यूएई जाता है और वहां पे इसको उतारा जाता है। उनमें से फॉरेन टूरिस्ट थे, फॉरेन यात्री थे, उनको उन 27 यात्रियों को उतार दिया जाता है और उसके बाद फिर इसे अफगानिस्तान के कांधार में उतारा जाता है। 8 दिन बाद सभी को रिहा की जाती है। उनमें से कुछ यात्रियों को बंदूक की नोक पर डराया जाता है, वीडियो रिलीज की जाती है, बातें करवाई जाती है और उनके ही फैमिली के सामने मार भी दिया जाता है, जिनमें से एक न्यूली वेड कपल जो कि हनीमून मनाने गया था, उसकी पत्नी के सामने उसके पति को आतंकी उड़ा देते हैं। ये पूरी घटना है। लेकिन अनुभव सिन्हा ने इस सीरीज में दिखाया है कि आतंकवादी कितने मासूम होते हैं। वो यात्रियों के साथ अनुभव सिन्हा दिखाते हैं और वो बता भी रहे हैं कि यात्रियों के साथ ये जो उनको सहज करने के लिए ये जो आतंकवादी थे उनके साथ अंताक्षरी खेलते हैं। कई यात्रियों ने उनके नंबर भी शेयर किए। बाद में एक आतंकी तो इतना मासूम निकला कि वो पायलट को गले लगाता है, उससे माफी मांगता है और फिर वो उतर जाता है। अजीत डोभाल के माध्यम से उस समय के गृह मंत्री जो कि के साथ वो इन तीनों आतंकी जो कि भारत की जेल में बंद थे उनको छोड़ दिया जाता है और उसके बाद बहुत सारी ऐसे सच जो है वो दफन हो जाते हैं। बात करेंगे एस दुल्लत जो समय रॉ चीफ थे, आखिर उन्होंने इजाजत क्यों नहीं दी, इसका बहुत बाद में अगर उनकी किताब को अगर पढ़ेंगे आप, जिसमें द स्पाई क्रॉनिकल्स इस नाम से किताब आई है और उन्होंने इस किताब में 2 लेखक हैं। एक है एस दुल्लत जो कि पूर्व रॉ चीफ रहे हैं और एक असद दुरानी है जो कि आईएसआई का प्रमुख रहा है। ये दोनों मिलकर अपने अनुभवों को साझा करते हैं। ये बात मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि तब आप समझ पाएंगे कि आखिर इसके पीछे का मकसद। एस दुल्लत कांग्रेस अपॉइंटी थे, रॉ चीफ थे, वाजपेयी की कोलिशन की गठबंधन की सरकार थी, वाजपेयी किसी भी डिसीजन को फ्री हैंड नहीं ले सकते थे और दुल्लत रॉ चीफ होने के नाते उनसे सलाह करके ही किसी बात के लिए आगे बढ़ सकते थे। दुल्लत ने अमृतसर में फ्लाइट नहीं उतारने की सलाह दी। एनके सिंह ने भी फ्लाइट पर कोई कार्रवाई नहीं हो क्योंकि शशि भूषण तोमर को आंच आ सकती है। एक रॉ एजेंट को बचाने के लिए 176 यात्रियों की जान दांव पे लगी हुई थी, उन्होंने भी इजाजत नहीं दी और अंततः वो तीनों खतरनाक आतंकी छोड़ दिए जाते हैं। दुल्लत की जो किताब है द स्पाई क्रॉनिकल्स, उसको आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि 2 दुश्मन देश के जो जासूसी एजेंसी के प्रमुख हैं उन्होंने मिलकर किताब लिखी है तो बहुत कुछ रोमांचकारी होगा। लेकिन उसमें आपको मिलेगा कि दोनों देश के जो असद दुरानी और एस दुल्लत, दोनों देश के जो जासूसी एजेंसी के प्रमुख हैं, वो वाइन शेयर करते हुए मिलते हैं, एक दूसरे के साथ शराब पी रहे हैं। शराब पीते हुए भारत की व्यवस्था पे दुल्लत दुरानी के साथ अपनी चिंता जता रहे हैं। दुल्लत बताते हैं कि पाकिस्तान की तरफ कश्मीर के लोग तभी रुख करते हैं जब वो भारत में परेशान हो जाते हैं। इस किताब में यह भी बताया गया है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए कितना स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है और ऐसे में शांति बनाए रखने के लिए भारत को अफगानिस्तान की किसी भी चीज में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है, उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि भारत के लिए नेपाल। और अगर भारत अफगानिस्तान के किसी भी मामले में दखल अंदाजी करता है तो ये वैसा ही होगा जैसा कि नेपाल में पाकिस्तान की दखल अंदाजी होती है। बात यही नहीं रुकती है। 2021 में आई इस किताब में जाधव, जिसको कि
जो कि पूर्व नेवल चीफ था, जिसको कि पाकिस्तान ने अभी तक अपने कब्जे में रखा हुआ है जासूस बताते हुए, उसको लेकर के भी दुल्लत ने इस किताब में लिखी है और चिंता जाहिर की है कि भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये बहुत ही खराब ऑपरेशन था। और उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि हाँ, जाधव जो है वहां फंसा हुआ है, वो भारत का जासूस था और पाकिस्तान में गलत तरीके से गया, और पाकिस्तान जो कार्रवाई कर रहा है वो बिल्कुल जायज है। ये हमारे देश की उस समय की ब्यूरोक्रेसी थी और ये अनुभव सिन्हा है जो अपने इस वेब सीरीज के माध्यम से आतंकियों को मासूम बताने की कोशिश कर रहे हैं। उनके कोड नेम, ओरिजिनल नेम नहीं बल्कि कोड नेम से वो यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि शंकर और भोला भी उसमें शामिल था। जब उनको तलब किया गया तो जैसा कि होता है, पब्लिसिटी के लिए कुछ भी कर दो, बाद में माफी मांग लो और पब्लिसिटी के नाम पे जनता के सामने वो परोस दो जो उनको गुमराह कर दे, लोग तथ्यों से भटक जाएं और वो समझे कि हाँ, ऐसा ही था, आतंकवादी ऐसे ही थे और भोला और शंकर भी कोई था। मनोरंजन के नाम पर जिस तरह से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर या सिने स्क्रीन पर गुमराह करने वाली चीजें परोसी जाती है, कोई पहला मौका नहीं है। मुल्क नाम की एक मूवी आई थी जिसमें लव जिहाद का एंगल देते हुए एक आरती नाम की लड़की है, हिंदू है, जो मुस्लिम परिवार में उसकी शादी होती है और उसके बाद उस परिवार के कनेक्शन जो है पाकिस्तान से होते हैं, वो आतंकवाद को समर्थन देता है और वहां पे तापसी पन्नू जो कि आरती बनी है अपने ससुराल के पक्ष में कोर्ट में लड़ाई लड़ने जाती है और वहां साबित करती है कि आतंकवाद गुमराही का एक नाम है। जब मासूम बच्चे गुमराह हो जाते हैं तो आतंकवादी बन जाते हैं और इसमें परिवार का कोई दोष नहीं होता है। शौर्य एक मूवी आई थी जिसमें कि भारतीय सेना को एक विलेन के रूप में दिखाया गया था और आतंकवादियों को मासूम बताया गया था। फहरिस्त लंबी है, लेकिन जो कंटेंट परोसने का मकसद वो सिर्फ एक ही होता है कि किसी तरह आतंकवाद को एक अच्छा स्वरूप दिया जाए और कंटेंट के नाम पर, मनोरंजन के नाम पर फैक्ट से थोड़ा विचलित करते हुए कुछ ऐसा परोसा जाए जो कि लोगों को गुमराह कर सके। जय हिंद, जय भारत।